हेलो क्लास, वेलकम बैक। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन डिस्कस करने से पहले प्रीवियस वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था उसकी बात कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सोसाइटल इंपैक्ट। सोसाइटल इंपैक्ट में हमने डिस्कस किया था कि डिजिटल फुटप्रिंट क्या होते हैं, यानी कि अगर हम ऑनलाइन अपने इंटरनेट पे प्रेजेंस दर्शाते हैं तो उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है जिसे हम बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सोशल मीडिया, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज प्रीवियस वीडियो में जाके देख ले, और इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहां से जाके आप अपना इस पर्टिकुलर चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो ये सारी की सारी चीजें थी डिजिटल डेटा, तो ये सारा का सारा कहां होता है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है। तो उसी डेटा को हम किस प्रकार से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो कैसे बचाया जा सकता है हमारा ऑनलाइन में प्रेजेंस हमारा डेटा, वही सारी चीजों को ध्यान में रखकर अगर आज का आप टॉपिक समझेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा। तो आज कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। आपके सिलेबस में पर्टिकुलर चैप्टर में इस पर्टिकुलर सोसाइटल इंपैक्ट्स में एक सब टॉपिक है हमारा ईमेल। तो हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ईमेल क्या होता है, लेकिन आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ईमेल। उसके बाद बात करेंगे कि ईमेल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं डिटेल में। उसके बाद बात करेंगे डेटा प्रोटेक्शन, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। एलिमेंट्स ऑफ डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन किन किन कह सकते हैं मापदंडों पे कंसीडर करेंगे कि कौन कौन सी पर्टिकुलर फीचर्स को या कह सकते हैं उन पॉइंट्स को वैलिडेट करेगा, तब वो डेटा प्रोटेक्शन की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो होते हैं जितना भी हम ऑनलाइन इंटरनेट पे अपना डेटा डाल रहे होते हैं, जो हमारा हमारे बनाया गया डेटा होता है, वो सारा का सारा आईपीआर के अंदर आता है। उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, वो अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो बिना ज्यादा देर किए हुए आज का टॉपिक शुरू करता हूं, ईमेल। अब ईमेल क्या होता है? ईमेल जैसा कि आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल करने से पहले हम जो मैसेज पासिंग के लिए यूज करते थे वो यूज करते थे, ट्रेडिशनल मेथड हमारा था लेटर्स। अगर आज भी हम इंडिया पोस्ट का यूज करते हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना होता है तो हम यूज करते हैं इंडिया पोस्ट, जो कि अगर हम स्पीड पोस्ट भी करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट को दूसरी जगह पहुंचाने में कम से कम 3 से 4 दिन का समय लेता है। इसी प्रकार से जब हम पुराने मेथड यूज करते थे और इंटरनेट इवॉल्व हो रहा था, डेवलप हो रहा था, तो मैसेज पासिंग के लिए एक सर्विस इंट्रोड्यूस की गई जिसका क्या नाम रखा गया है? ईमेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। यानी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को आपस में क्या भेज सकता है? मैसेज, और उस सर्विस को नाम दिया गया ईमेल। तो इसी को अब डिस्कस करते हैं। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज अ मेथड टू सेंड मैसेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भेजने की मेथड को हम क्या बोल देते हैं? ईमेल। और उसमें किसकी सहायता से वो भेजा जाता है? इंटरनेट की सहायता से भेजा जाता है। इट इज अ कॉमनली यूज्ड इन बिजनेस एंड एजुकेशन एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंट इंटरेक्शंस। अब ईमेल हम जनरली जैसे अब अगर कम्युनिकेट करते हैं तो हम व्हाट्सएप का यूज करते हैं, इंस्टाग्राम का यूज करते हैं चैट्स एंड वीडियो कॉल्स के लिए। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल तरीके की बात करें, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से कंपनीज की बात करें, तो वो अपने कम्युनिकेशन को ऑथेंटिकेट करने के लिए काय का यूज करते हैं? ईमेल का यूज करते हैं। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ईमेल की। तो पार्ट्स ऑफ ईमेल देख लेते हैं कि एक ईमेल में क्या क्या होता है, और उसको अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाता है तो आपको ये डायग्राम याद रखना है और इसको समझाने में आपको आसानी हो जाएगी। तो जैसे भी कोई भी ईमेल, जैसे ही आप कंपोज पे क्लिक करते हैं, क्रिएट ईमेल पे, अलग अलग ईमेल सर्वर आपको अलग अलग टाइप के कह सकते हैं कि प्रॉम्प्ट देते हैं जहां पे आप अपना ईमेल बनाते हैं या कंबाइन करते हैं। तो ईमेल में सबसे पहले आपका तो होता है एक टू का ऑप्शन, टू यानी कि मेन रिसिपेंट्स होता है जिसको आप वो पर्टिकुलर मेल लिख रहे हैं और वो उस पर्टिकुलर मेल का रिस्पांस देता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है सीसी, जिसे हम बोलते हैं कार्बन कॉपी, और एक आपका ऑप्शन होता है वो होता है बीसीसी, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये तीनों जगह पे हम डालते हैं किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का या कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का मेल आईडी। लेकिन इन तीनों की कैटेगरी अलग अलग होती है। तीन जिससे हम रिस्पॉन्स चाहते हैं, या जो मेन पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए वो मेल भेजा जा रहा है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेल भेजा जा रहा है, वो आता है 2 पे। लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन जिनको होने चाहिए वो जाते हैं सीसी पे, यानी कि कार्बन कॉपी के। और बीसीसीसी बहुत स्पेशल केसेस में यूज किया जाता है, वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट लाइन।
अब सब्जेक्ट लाइन क्या होता है, जब भी आपको ईमेल भेजा जाता है तो जब भी आप कोई ईमेल ओपन करते हैं देखेंगे वहां पे बहुत सारी चीजें हैं और उस पर्टिकुलर लाइन को ही देख के समझ में आ जाता है कि वो ईमेल कहां से और किसके लिए आया हुआ है। इसी प्रकार से जब आप किसी को भी ईमेल करते हैं तो आपका जो उस ईमेल का सब्जेक्ट वो इतना प्रॉपर होता है कि देख के ही समझ में आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक ईमेल लिख रहा हूं अपने एचआर को, काहे के लिए, लीव के लिए, तो क्या लिखूंगा मैं एप्लीकेशन फॉर लीव, तो उस पर्टिकुलर मैसेज या सब्जेक्ट को ही देख के मेरा एचआर समझ जाएगा कि मैंने ये जो मैसेज भेजा हुआ है वो काहे के लिए भेजा हुआ है, लीव के लिए। तो सब्जेक्ट आपका हमेशा क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है ग्रीटिंग्स। जब आप मैसेज लिखते हैं, किसी को कम्युनिकेट करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, ग्रीटिंग्स। तो यहाँ पे एज पर द सिचुएशन, एज पर योर अथॉरिटी, आप यहाँ पे सैल्यूटेशंस यूज करेंगे। उसके बाद आता है ईमेल बॉडी। ईमेल बॉडी का मतलब होता है वो पर्टिकुलर मैसेज में आप क्या क्या लिखना चाहते हैं वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे अब जब आप अपना नाम और अपनी पोजीशन लिखते हैं तो उसे हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं, सिग्नेचर। तो वहां पे आप अपना क्या डालेंगे, सिग्नेचर। और लास्ट में आ जाता है अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स में क्या होता है, अटैचमेंट्स में होती हैं फाइल्स, वो आपकी इमेजेस हो सकती हैं, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई वीडियो लिंक हो सकती है। ये सारी चीजें अगर हमें भेजनी है तो हम काय में भेजते हैं, अटैचमेंट्स। और ये लास्ट का आपका जो सिंबल्स दिख रहा है ये क्या होता है, सेंड का। इस पे क्लिक करते हैं तो आपका मैसेज क्या हो जाता है, सेंड हो जाता है। तो हमने अभी तक बात करी क्या है कि ईमेल। अब हम बात करते हैं अपना जो मेन टॉपिक है, डेटा प्रोटेक्शन। अब डेटा प्रोटेक्शन क्या होता है, देखिए इंटरनेट पे अगर मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये भी एक प्रकार का क्या है, डेटा है, ठीक है। अगर आप कोई नया एक बुक लिखी है, आपने कोई एक कविता लिखी है, वो भी क्या है, डेटा है, वो आपका डेटा है। लेकिन अगर आपने उसे पब्लिकली अपने लिखा, कोई प्रोजेक्ट बनाया, ऐसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कविता लिखी और मैंने इंटरनेट पे डाल दी और लेकिन मैंने उसका राइट अपने पास नहीं रखा, तो कोई n नंबर पर्सन आके उस कविता को यूज कर सकता है और वो कह सकता है कि वो मेरी कविता है। लेकिन मैं उसको क्लेम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो सारी की सारी अथॉरिटी कौन देता है, हमें, हमें देता है डेटा प्रोटेक्शन। तो डेटा प्रोटेक्शन में हमें क्या क्या होता है वो बात करते हैं, ठीक है। तो डेटा प्रोटेक्शन इज अ प्रोसेस फॉर प्रोटेक्टिंग फाइल्स, डेटाबेस एंड accounts on network, adopting as control application and identity of relative importance of different data set। अलग अलग प्रकार का जो हमारा डेटा होता है जो हमने बनाया हुआ है, उन सभी की अथॉरिटी कौन देता है, हमें डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है। डेटा प्रोटेक्शन रिफर्स टू प्रोटेक्टिव डिजिटल प्रॉपर्टी, डिजिटल प्राइवेसी, मतलब आप जितने भी प्रकार के इंटरनेट पे डॉक्यूमेंट्स डालते हैं वो आपकी क्या होती है, डिजिटल प्रॉपर्टी। और उन सभी को प्रोटेक्शन हमें कौन देता है, डेटा प्रोटेक्शन। मेजर्स दैट द अप्लाइड द प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति बिना आपसे पूछे आपकी प्रॉपर्टी का उपयोग नहीं कर पाता, उसे हम क्या बोलते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर, डेटाबेस एंड वेबसाइट। फॉर एग्जांपल आपने की एक वेबसाइट है, वहां पे कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और आपकी परमिशन के बिना किसी ने कॉपी कर ली और बोल दिया कि वो डेटा क्या है, मेरा है, तो इस प्रकार के काम वो नहीं कर सकता। ये सारे के सारे किस में आ जाता है, डेटा प्रोटेक्शन में आ जाता है, ठीक है। अब डेटा प्रोटेक्शन के पैरामीटर्स क्या होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। अब कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंशियली इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है आपकी पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स लाइक फॉर एग्जांपल आपको कोई फोटोज हैं, वीडियोज हैं, वो कैसी है, आपकी इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव है, ठीक है। आपकी अकाउंट डिटेल्स, फाइनेंशियल डिटेल्स, ये सारी की सारी क्या होती है, सेंसिटिव डिटेल्स होती हैं जो सभी को शेयर नहीं की जा सकती है या सभी को उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये सारी की सारी किसके अंदर आता है, कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर आता है। डिस्क्लोज टू अनऑथराइज्ड पार्टीज, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप एक ट्रांजेक्शन, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अमेज़न पे मैंने कोई शॉपिंग करी और वहां पे मैंने अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डाली, मैंने अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डाली, लेकिन अमेज़न को यह अथॉरिटी नहीं है कि वो मेरी क्रेडिट कार्ड से किसी और थर्ड पार्टी के साथ शेयर करे या कर सकता है। अगर वो करता है तो वो क्या कर रहा है, मेरे डेटा प्रोटेक्शन का क्या कर रहा है, वायलेशन कर रहा है, मैं उसे क्लेम कर सकता हूं। तो वही सारी हम बात कर रहे हैं कि हमें कॉन्फिडेंशियलिटी एक क्या होता है, एक पार्ट होता है हमारे डेटा प्रोटेक्शन। दिस इंक्लूड्स प्रोटेक्टिंग डेटा ऑन द रिस्क ट्रांसमिट
फ्रॉम कॉमन टेक्निक्स यू। अब इसको डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कॉन्फिडेंशियली किस में इंक्लूड करते हैं? सबसे पहले होता है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब होता है जब मैसेज एक जगह से दूसरी जगह डेटा जा रहा होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं? इंक्रिप्ट कर देते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर कोड से हम उसको क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, तो जो डेटा होता है वो सेंडर से रिसीवर तक प्रॉपरली पहुंच पाता है। एक्सेस कंट्रोल, उसके एक्सेस कंट्रोल चेंज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एसबीआई की ब्रांच है और एसबीआई का बैंक मैनेजर ही कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ कंट्रोल्स को एक्सेस कर सकता है, मैं एक्सेस नहीं कर सकता। मैं अपने अकाउंट की डिटेल्स एक्सेस कर सकता हूं, लेकिन ये बैंक मैनेजर सारी अकाउंट डिटेल को एक्सेस कर सकता है। तो एक्सेस कंट्रोल होते हैं और क्या हो जाता है? डेटा मास्किंग हो जाती है। डेटा को क्या कर दिया? मास्क किया जाता है कि जब कोई हैकर या कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस उसको एक्सेस करना चाहे तो एक्सेस नहीं कर पाए। उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट होता है वो होता है इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी क्या होती है उसे समझ लेते हैं। इंटीग्रिटी इज एन इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट integrity is an important to ensure that ensure that information has been sent not tampered with or modified with unauthorized way। मतलब अब इंटीग्रिटी क्या कहलाती है? मतलब अब जब इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है तो उस इंफॉर्मेशन को जब वो ए से बी तक गई है तो उसे अनऑथराइज्ड तरीके से या हैक करके ना तो उसको क्या किया गया है, ना तो उस पर कोई डिलीशन किया गया है, ना तो उसको डिलीट किया गया है, मॉडिफिकेशन यानी कि उसमें कोई भी चेंज ना किया गया हो, और एडिशन उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया गया हो जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा हो, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इंटीग्रिटी। ये भी एक काय का पार्ट होता है डेटा प्रोटेक्शन का। मतलब जो हम अभी टॉपिक मेन डिस्कस कर रहे हैं डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन कब कहलाएगा? जब ये सभी इन पैरामीटर्स को क्या करेगा? फॉलो करेगा, तब हमारा क्या कहलाएगा? प्रॉपरली डेटा प्रोटेक्टेड है। तो डेटा जब तक ए से बी तक जा रहा हो तो कभी भी प्रॉपरली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा, तो हम उसे क्या बोल देंगे? इंटीग्रिटी। ठीक है, और उसके लिए प्रॉपरली मैसेज क्या यूज किए जाते हैं, सॉरी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता था जैसे सिग्नेचर्स। सिग्नेचर्स का मतलब होता है डिजिटल सिग्नेचर्स। डिजिटल सिग्नेचर्स जैसे कि अब कई बार आप लोगों ने अगर कुछ काम आप लोगों ने तो यूज नहीं किए होंगे, लेकिन जब कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करना होता है तो आपका आधार ओटीपी आता है। आधार ओटीपी क्या होता है? एक प्रकार का आपका कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए क्या किया जाता है? वो सिग्नेचर होता है, जो आप ऑथेंटिकेट करते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने की परमिशन मैं दे रहा हूं। ठीक है, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन का मतलब आईडी पासवर्ड डाला जाता है तब आपको डेटा प्रोवाइड किया जाता है, तो वो क्या इंटीग्रिटी के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। अगली स्लाइड होती है ऑथेंटिसिटी। अब ऑथेंटिसिटी किसको हम कंसीडर करेंगे? ऑथेंटिसिटी इज एन इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन कम फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स। अब ट्रस्टेड सोर्स का मतलब क्या होता है? कई बार आप लोग देखेंगे कि जो मैसेजेस आते हैं ऐसे ईमेल पे आते हैं कि आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है, 2 लाख जीते हैं आपने, तो ये जो मैसेज आते हैं कहां से आते हैं? नॉन ट्रस्टेड सोर्स से, लेकिन इनके जो सोर्स होते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। कई बार आप देखेंगे sbi.co.com आ जाएगा, तो अब क्या होगा कि वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि कहां से आ रहा है, वो ट्रस्टेड सोर्स से आ रहा है, लेकिन वो ट्रस्टेड सोर्स होता नहीं है। एसबीआई की जो प्रॉपर वेबसाइट होगी, अगर वो आपको पता होगी, वहां से कोई मैसेज आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वही बात करें ऑथेंटिसिटी, मतलब जो डेटा आना चाहिए वो हमेशा क्या से आना चाहिए? ट्रस्टेड सोर्स से आना चाहिए। दिस इंक्लूड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट इंप्रेशन, स्पूमिंग एंड अदर टाइप ऑफ आइडेंटिटी फ्रॉड्स। मतलब जैसे आजकल जो स्कैम हो रहे हैं, कई बार कॉल करके मैं इसका अभी मैंने एक रिसेंट न्यूज में पढ़ा था कि कोई मंत्री जी थे, उनके बेटे का व्हाट्सएप बना के डीपी लगा के एक मैसेज किया गया कि मैं एक बिजनेस मीटिंग में हूं, मुझे 4 करोड़ रुपए चाहिए। और उनका जो पीए था उसने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? फ्रॉड है। वो किसके अंदर आ जाता है? ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी क्या होनी चाहिए? प्रॉपर होनी चाहिए। उन्होंने उस टाइम चेक नहीं किया और ये प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, उसके लिए भी क्या यूज किया जाता है? डिजिटल सर्टिफिकेट्स यूज किए जाते हैं और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन यूज किया जाता है। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं? जैसे आपका मोबाइल ही है, मोबाइल में आपका डेटा होता है ना, आप फिंगरप्रिंट लगाते हैं, आपका फेस रिकॉग्निशन होता है, रेटिना रिकॉग्निशन होता है। तो ये जो सारे के सारे पैरामीटर्स हैं वो किसके अंदर आते हैं? आपके आते हैं ऑथेंटिसिटी की। डेटा उसी पर्टिकुलर व्यक्ति को मिलना चाहिए जो प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड हो, किसी और को वो डेटा नहीं मिलना चाहिए। जैसे आपका पर्सनल मोबाइल है, कोई उसे और एक्सेस नहीं कर सकता। उसमें कौन सी डिटेल्स होती हैं? आपकी बायोमेट्रिक डिटेल से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। और जो हमारा लास्ट का पॉइंट है वो है हमारा अवेलेबिलिटी। अब अवेलेबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है
जैसे कि कोई आपका डेटा है और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं लेता हूं एटीएम मशीन्स। एटीएम मशीन्स कई बार आपको जब जाते हैं तो शटडाउन्स मिलती हैं या सर्वर डाउन होता है, तो आपको लगता है क्या है यार इस पर्टिकुलर बैंक का हमेशा सर्वर क्या होता है, डाउन होता है। तो वो क्या होता है, डेटा आपका अमाउंट जो है या जो आप कैश निकालने थे वो भी एक प्रकार का डिजिटल टर्मिनोलॉजी में बात करूं तो क्या है, डेटा। तो एक क्या होता है अवेलेबिलिटी, जब यूजर को उस पर्टिकुलर डेटा की रिक्वायरमेंट है वो डेटा हमेशा क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, अवेलेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, वही बात कर लेते हैं, टू इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम्स आर एक्सेसिबल टू ऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब जब उन्हें जरूरत हो तो क्या कर पाए, उन्हें एक्सेस कर पाए। दिस इंक्लूड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब क्या है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का मतलब जब हमें सर्विस चाहिए हो तो वो सर्विस हमें प्रॉपर टाइम पे मिल जाए। ठीक है, इंश्योरिंग दैट सिस्टम आर हाईली अवेलेबल फॉर द विथ स्टैंड फेलियर्स। वही बात जो अभी हमने डिस्कस किया कि सिस्टम्स हमेशा क्या होना चाहिए, ऑनलाइन और अवेलेबल होना चाहिए। जो पर्टिकुलर व्यक्ति का डेटा है वो हमेशा उसे वो एक्सेस कर पाए। अगर इन चारों पॉइंट को कोई भी कह सकते हैं वेबसाइट या कोई भी एक मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है और इन चारों पैरामीटर्स को फुलफिल करता है तो वो क्या हमारा कह सकते हैं हम, डेटा हमारा क्या है, प्रोटेक्टेड है। थैंक यू।